प्यारे बच्चों, आप सभी क्लास 11 से 12th में आ गए हो। इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया होगा और आप सिर्फ क्लासेस जो टीचर कंडक्ट करते हैं सिर्फ उसी को करते हो या घर पे प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हो। तो आप अगर चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट या आपका बोर्ड का एग्जाम अच्छा जाए, आप फिजिक्स को अच्छे से समझना चाहते हो, तो आपको एनसीईआरटी के हर चैप्टर का एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन का एनालिटिकल सॉल्यूशन समझना होगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हो तो फिर आपसे क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, तो आपका समझो सारा पढ़ा हुआ क्लास क्या हुआ, टाइम व्यर्थ हो जाएगा। अतः आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की सभी प्रॉब्लमों का एनालिटिकल सॉल्यूशन करूंगा। चैप्टर वाइज मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा और हर प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चन होगा उसका एनालिटिकल सॉल्यूशन होगा। इस वीडियो लेक्चर में, इस वीडियो में मैं एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बनाऊंगा। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। What is the force between two small charged sphere having charges 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air? मतलब 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 जिसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है, एक दूसरा Q2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है जो तुमको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है। तो देखो जैसा क्वेश्चन क्या है कि 2 चार्ज, एक चार्ज हो गया Q1 और दूसरा हो गया Q2, यानी एक स्फीयर Q1 है, दूसरा स्फीयर Q2 है। दोनों स्फीयर को पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा इन द कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ द स्फीयर। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ से हम लोग जानते हैं, बाय कूलम्ब्स लॉ आपको पता होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ तो आपको पता होगा, मैथमेटिकल फॉर्म, और मैं थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म ही बता देता हूं ताकि आप अगर नहीं पढ़ा हो तो यहां समझ जाओगे। तो जैसे कि देखते हो Q1 Q2 चार्ज हमें दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज हुआ, मीडियम एयर हो गया, तो हम यहां अप्लाई करेंगे कूलम्ब्स लॉ। चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, आप अक्सर बच्चे क्या होता है कि लॉ भी भूल जाते हैं। इस क्वेश्चन को जो बनाओगे तो कहां से बनाओगे? कूलम्ब्स लॉ से। अब कूलम्ब्स लॉ आपको पता होना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर जो दोनों चार्ज है वो लाइक है, तो इसके बीच रिपल्सन होगा, तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव होता तो अट्रैक्टिव होता, ये निगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता तो अट्रैक्टिव होगा। तो ये जो फोर्स होता है दोनों चार्ज के बीच, रिपल्सिव फोर्स होगा चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इस दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, और यहां प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट हमें यूज करते हैं हम लोग, Q1 Q2 by R स्क्वायर, और यही K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है जब मीडियम नहीं होगा, वैक्यूम में होगा। तो इसका वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन जब हम किसी मीडियम में फोर्स को कैलकुलेट करते हैं तो मीडियम में जो फोर्स होता है वह एक्चुअली वैक्यूम में 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स होता है बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया जाता है या रिलेटिव परमिटिविटी लिया जाता है। तो फॉर एयर मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का मान हो जाता है 1। वैसे फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअली Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। लेकिन एयर के लिए ये हो गया, तो एयर मीडियम हो गया, तो एयर मीडियम में जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो सारे वैल्यू को पुट करेंगे। ध्यान से देखो, पहले K के बदले बच्चे नहीं समझ में आते रहता है क्या K क्या हो गया, यही K का मतलब हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो वैक्यूम में होता है। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स होगा मैक्सिमम वैक्यूम में होगा, एयर में थोड़ा रिड्यूस्ड होगा लेकिन लगभग इक्विवेलेंट हो जाता है। तो K के बदले 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 यूनिट भी रख सकते हो, लेकिन चूंकि हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं सारे वैल्यू को SI यूनिट में पुट करेंगे तो लास्ट में हम न्यूटन लिख देंगे एक ही बार। और चार्ज, एक चार्ज Q1 हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम है और दूसरा का
3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। अब बाय डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, ध्यान से देखो, यहां भी बच्चे क्या करते हैं 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। आपको सावधानी रखना है कि ये सेंटीमीटर में है, चार्ज सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम का यूनिट हो गया और एसआई सिस्टम में है, इसलिए आर जो 30 सेंटीमीटर है इसको ध्यान रखना है, इसको मीटर में बदलना है। तो ये इसको अगर 100 से भागा दोगे तो ये 0 पॉइंट तभी मीटर में आ जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर डिस्टेंस की जगह पे 0.3 मीटर का स्क्वायर हम लोग लेंगे और सारे यूनिट कैंसिल होके फाइनली ये हो जाएगा न्यूटन। ध्यान रखना, अगर तुमको मैं अलग से दिखा दूं तो देखो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कूलम तो कूलम स्क्वायर, नीचे में लेंथ मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कैंसिल, बच कितना गया, न्यूटन। अब इसको देखो, यहां भी बच्चे सॉल्व करने में दिक्कत होते रहता है। देखो जिसका 10 बेस है उसके सारे पावर को एक साथ ऐड कर सकते हो, तो 9 इंटू 3 2 जा 6 कर दो, और इसका पावर बेस में 9 है, -7 और ये 0.3 को बहुत बच्चे यहां भी मिस करते हैं, 0.3 का स्क्वायर का मतलब 0.3, ये 0.09 होगा, और इस 0.09 को तुम 9 इंटू 10 टू दी पावर -2 लिख देना, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये 9 से ये 9 क्या होगा, कैंसिल, 6 इंटू 10 टू दी पावर, ये 9 हो गया, साथ साथ -14 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखोगे 9 2 11 में से 14 जाएगा, जानते हो कितना होगा, -3 न्यूटन आंसर। इस प्रकार हम फर्स्ट क्वेश्चन को एनालिटिकली सॉल्व कर दिया। अगर आप किसी बच्चे को दिक्कत हो तो फिर मैं और छोटा कैलकुलेशन करूंगा। ये वीडियो में स्पेशली किसी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए नहीं, ये बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं डिजाइन कर रहा हूं जिसको सॉल्यूशन को समझने में दिक्कत होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मैं अब सेकंड क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो ना बच्चों, बिजली कट गई, फिर हमको रुकना पड़ा, तब तक कैप मैं पहनना भूल गया, क्योंकि थोड़ा कैप में अच्छा लग रहा होगा ना, तो कैप पहन लेता हूं। ओके, चलिए, कैप ठीक लग रहा है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन आप अपने बुक से निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो, या यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, स्क्रीन पे तुमको दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से हमारे आवाज को सुनते रहो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1.2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. Question A. What is the distance between the two spheres? Question number B. What is the force on the second sphere due to the first? देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन कूलम्स लॉ के एनालिसिस में ही आ जाता है, बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्वेश्चन ए बनाने की जरूरत है। अब क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन मैं बता देता हूं यहीं से। तो देखो क्वेश्चन जो मैंने बताया, कूलम्स लॉ जो काम करता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच, तो इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, तो अगर तुम इस कंसेप्ट को जानना चाहोगे डिटेल में, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ोगे तो जितना चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, उतना ही Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, चाहे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 का बड़ा हो Q2 से या छोटा हो। ये कंडीशन चाहे लाइक चार्ज हो अनलाइक चार्ज हो, हर कंडीशंस में एप्लीकेबल है। डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट को जानना है तो हमारे लिंक पे जाकर के, लिंक से आप वीडियो पर पहुंच सकते हो और उसका डिटेल एनालिसिस को समझ लोगे तो आपका कूलम्स लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 2 को हम बताते हैं। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा, इसमें 2 स्फीयर है, एक पे चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, मैं देख लेता हूं, और दूसरे पे कितना है -0.8 माइक्रोकूलम, और इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन हमें नहीं दिया हुआ है। और चूंकि जानते हो ये फोर्स कैसा होगा, पिछले वीडियो में भी, पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है,
कि ये अनलाइक चार्ज के बीच फोर्स हमेशा एट्रैक्टिव होगा। पिछले क्वेश्चन में लाइक था तो रिपल्सिव हुआ, यहां नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा? एट्रैक्टिव। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर आर नहीं दिया हुआ लेकिन फोर्स दिया हुआ। ये क्वेश्चन हो गया 1.2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब देखो सेपरेशन तो नहीं दिया लेकिन जो फोर्स काम कर रहा है एफ वह हमें दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। ओके, ए में पूछ रहा है कि दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन आर कितना होगा, ये निकालना। अगर गौर से देखोगे, अगर ये चार्ज क्यू लोगे तो ये चार्ज -2q होगा, और माइनस का सिर्फ इतना ही काम है कि ये फोर्स का जो नेचर होगा एट्रैक्टिव को शो करना है। अब देखोगे तो F बराबर फॉर्मूला जानते हो Q1 Q2 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जानते हैं। अब हमको चूंकि R निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस R की जगह पर यहां ले आएंगे, ये हो जाएगा R स्क्वायर Q1 Q2 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट F यहां पर आ जाएगा R स्क्वायर की जगह पर। हमको R चाहिए तो यहां पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो R हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये R स्क्वायर का स्क्वायर रूट R हो जाएगा, यहां पे रूट लग जाएगा। अब Q1 देख रहे हो ना, Q1 के बदले Q ले लेंगे और Q2 के बदले 2Q यूज करेंगे। अब बाद में Q का मान 0.4 माइक्रोकूलम पुट कर देंगे, यहां आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फोर्स का मतलब हो गया 0.2। अब गौर से देखोगे, इसको सॉल्व करना सीखो। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो जाएगा 9 × 10⁹ और यहां पर हो जाएगा 2 × Q स्क्वायर अब बाय 0.2। ओके, अब इस डेसिमल से यहां पर एक 0 आ जाएगा और 2 10 जा 20। ओके, अब ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो कितना आसान हो गया सॉल्व करना। 9 × 10 हो गया इंटू Q स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, जितना पावर है स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो हाफ हो जाएगा। अब बचेगा कितना, Q स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर आ गया तो कितना आ जाएगा Q। अब Q किसके बदल लिया है, 4 माइक्रोकूलम। यहां से देखो 0.4 Q जो है 0.4 माइक्रोकूलम, इसको 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम अर्थात 4 × 10⁻⁻7 कूलम लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो तो 3 × 10⁵, लेकिन कूलम नहीं लेंगे क्योंकि हम R निकाल रहे हैं तो सारा यूनिट का जो रिजल्ट आएगा वो मीटर में आएगा। तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। तो 4 तिया 12 × 10⁻⁻2 मीटर अर्थात 12 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। -2 मीटर, अगर 10⁻⁻2 मीटर होगा तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन 2 समझ लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 2 तो मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन शुरू में ही मैंने क्वेश्चन बी का आंसर किया था। आप समझ में आया आपको कि नहीं? समझ में ये आना था कि तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। सेकंड स्फीयर कितना, फर्स्ट स्फीयर में बता रहा था 0.2 न्यूटन। तो सेकंड स्फीयर पे भी जो फर्स्ट स्फीयर के कारण फोर्स काम करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएगा। तो सेकंड का आंसर कितना हो गया 0.2 न्यूटन, जो मैंने पहले बता दिया था। ओके, क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। अब स्क्रीन पे देखो ध्यान से। चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर बाय GMEMP इज डायमेंशनलेस। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। What does the ratio signify? देखो बेटा क्वेश्चन तो देख लिया हूं, इसमें क्या लिखा है, KE स्क्वायर बाय GMEMP। अब ये कैसे आया आपको पता है? अब देखो ये यहां पर E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। कैसे समझ रहे हैं हम? तो यहां पर Me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पॉइंट है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा पॉइंट मास हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, और इसके बीच का सेपरेशन R होगा। तो बाय लॉ ऑफ ग्रेविटी, इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी दोनों में अट्रैक्शन होगा, और इस पे चार्ज -E लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस लेते हैं, उसके कारण भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कि दोनों अट्रैक्टिव फोर्स का रेशियो कितना होगा वो हमको
ये बताता है। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये हो जाएगा के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाय आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, इस क्वेश्चन सेकेंड मान लो। अब इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर डिवाइड कर देते हो तो ये आ जाएगा के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे जी एम ई एम पी, और ये कैंसिल होगा तो अब ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी। बच्चा ये भी नहीं समझ पाते हैं वो, तो समझ आया कैसे आया ये? और इसको देखते तो समझ, इतना देखते तो समझ लो ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है। और मैं इसका डायमेंशंस यहाँ पे वैल्यू पुट करके यूनिट पुट करके दिखा देता हूं डायमेंशन लेस है। ये देखो के का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई स्क्वायर हो गया मतलब चार्ज स्क्वायर, तो चार्ज का कूलम स्क्वायर। नीचे में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आना चाहिए तुमको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी केजी, अब मास ऑफ प्रोटॉन का भी कितना होगा केजी। अब ये केजी से स्क्वायर कट जाएगा, कूलम से ये कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा 1, अर्थात ये हो गया डायमेंशनलेस। अब दूसरी बात ये क्या कर रहा है, क्या चेक करने के लिए कहा रहा है और क्या इससे हमको फाइंडिंग होगा ये समझना जरूरी है। सीधे रिजल्ट देखने से काम नहीं होगा। तो इसमें डाटा क्या देखना है कि के का मान तो आपको पता है वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। यूनिट नहीं यूज कर रहे हैं, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी लेते हैं, और मास ऑफ प्रोटॉन हम लोग 1.67 इंटू, दो ही सिग्निफिकेंट तक लेते हैं, माइनस 27 केजी लेते हैं। ओके, ये होता है ना जी। ओके, अब इस सारे वैल्यू को पुट करोगे तो ध्यान से देखो, हाँ एक चीज छूट गया, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पुट करो तो ये रेशियो में आ जाएगा 9, यहां तक देखो के बदले 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का स्क्वायर बाय जी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27। अब इसको देखने में बच्चे को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है। और यहां पे आप कैलकुलेटर का भी यूज कर लेना कुछ कैलकुलेशंस के लिए। ध्यान से देखोगे ये 9 है ना, तो 9 इसको रहने दो, पावर को ध्यान से देखोगे 10 टू द पावर कितना है 9 है ना, 9 रहने दो। अब इसका पावर कितना आ जाएगा माइनस 38 हो जाएगा, तो माइनस 38 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 1.6 रहने दो। अब तुम ये सब कैलकुलेटर से करना। और नीचे में देखो 6.7 ले लो, माइनस 11 है ना, ऊपर ले जाके प्लस 11 कर दो। ये कितना है माइनस 31, ऊपर में जाके 31, और ये माइनस 27, ऊपर में जाके कितना हो जाएगा प्लस 27, और नीचे में कितना बच गया 9.1 इंटू 1.67। अब सारे इस वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करोगे, तुम फाइनली पाओगे इसका वैल्यू आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 39 के आसपास। अब देखो ये पावर, इसको छोड़ दो, पावर को देखो 39, अर्थात जो ये रेशियो हो गया इतना बड़ा हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच काम करेगा वह फोर्स का मैग्नीट्यूड मच 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 ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग इसके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंसीडर ही नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन का पर्पस है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में इलेक्ट्रिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर होता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स होता है, सबसे बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसके बाद यही फोर्स होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.4 को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 ए में क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। देखो इस पर भी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है।
जब हम चार्ज के छोटे स्केल पे चले जाएंगे, तो जानते हो सबसे एलिमेंट्री चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो अभी एडवांस फिजिक्स में यह माना जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी और पार्टिकल से बना है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं और वह इलेक्ट्रॉन डिविजिबल नहीं है। सबसे छोटा स्केल ऑफ जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्रैक्शन में नहीं एग्जिस्ट करता है। इसलिए टोटल जब किसी बॉडी पे जो चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन के निकलने से, यानी बताए थे मेरा एक लाइव क्लास में इसमें चर्चा हुई है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, वहां से इलेक्ट्रॉन एस्केप किया, डिफिशियंसी हो गया। जहां पर निगेटिव चार्ज वहां पर इफिशियंसी हुआ, कहीं से इलेक्ट्रॉन वहां पर आया है। वह चार्ज कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए Q बराबर हम लोग Ne लिखते हैं प्लस माइनस करके। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटाइजेशन। फिर इसी में बी में कहता है why can one ignore quantization of electron? Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic, that is the large scale of charge? Large scale of charge जैसे मिली कुलम, मैक्रो कुलम में जब हम चार्ज को डील करते हैं तो वहां पे हम लोग क्वांटाइजेशन को क्यों इग्नोर कर देते हैं? इस बात को आपको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके सॉल्व एग्जांपल में कि 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, अगर 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होगा, अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर लगेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज डेवलप होने में। अर्थात 1 कूलम ऑफ चार्ज जो होता है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के बराबर होता है। 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है। अर्थात किसी बॉडी पर 1 मिली कूलम चार्ज है तो इसका मतलब हो गया, या 1 माइक्रो कूलम ले लो ना, 1 माइक्रो कूलम चार्ज है, किसी एक बॉडी पर 1 माइक्रो कूलम चार्ज होगा पॉजिटिव या निगेटिव, इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट 6.25 इंटू 10 टू दी पावर -6 इसमें से हटा दो, 12 इलेक्ट्रॉन का अगर इफिशियंसी होगा तब जाकर के -1 माइक्रोकूलम होगा, और इतना ही इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा तब 1 माइक्रोकूलम का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन। अर्थात जिस बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिट करेगा तो उस पर +1 माइक्रोकूलम हो जाएगा चार्ज, जिसमें इतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा उस पर हो जाएगा -1 माइक्रोकूलम चार्ज। ओके, तो यहां पर ध्यान देना कि दिस नंबर इज सो लार्ज, इसमें अगर हम कुछ फ्रैक्शन में मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और ज्यादा हो जाने से इसके अमाउंट में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए हम लोग क्वांटाइजेशन को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं लार्ज स्केल पे। Why a glass rod is rubbed with silk cloth, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs bodies. Explain how this observation is consistent with the law of कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया है कि आपको पता भी होगा चार्ज कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और इसी आइडिया से जो है सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे मान लो ये ग्लास रॉड है, नहीं ग्लास है नहीं एक्चुअली, मान लो ग्लास है और ये सिल्क क्लॉथ है, इसको मैं अगर रब करता हूं तो इसमें भी चार्ज डेवलप होता है, इसमें भी चार्ज डेवलप होता है। आखिर ये चार्ज कहां से आता है? तो रब करने से एक बॉडी से जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है उससे इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जंप करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस पे जंप करके जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अर्थात चार्ज कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड होगा तभी उस सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व हो सकता है। तो ये यही बताता है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट को दिखाता है। जब बॉडी को रब करेंगे, दो बॉडी को अगर हम रब कर रहे हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें पॉजिटिव, जिसमें चला जाएगा उसमें नेगेटिव। ओके, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं 5 क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। आपके जयंत सर और हमारे YouTube चैनल का नाम आप जान चुके होंगे, फिजिक्स 1